हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इतिहास को पढ़ेंगे। और आप सबको पता है हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग पास्ट में यानी पिछले कुछ वर्ष पहले, कुछ शताब्दी पहले जो घटनाएं घट चुकी होती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और चूंकि हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्लास 10th के हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होता है। तो जब आप जूनियर क्लास के हिस्ट्री को पढ़िएगा, यानी 6, 7, 8 क्लास का जब हिस्ट्री आप पढ़िएगा, तो वहाँ पर आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको जानना है जूनियर क्लासेज में। और इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर दूसरा होता है मेडाइवल हिस्ट्री, और इसके बाद देखिएगा तो इसमें जो है और आगे जाइएगा तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री तीसरा जो पार्ट होता है आपका होता है। तो इस प्रकार प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास जो है आपको जूनियर क्लासेस में ही पढ़ना था। तो ये सब इंडियन हिस्ट्री का पार्ट था जो आप पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं। लेकिन 9 और 10 क्लास का जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, इसमें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, यानी विश्व के अन्य अलग अलग देशों के इतिहास के बारे में, विश्व के अलग अलग देशों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में भी हमें मतलब 9 और 10 क्लास के हिस्ट्री में जानना है। जैसे देखिए 10 क्लास का ही जो हिस्ट्री है, हालांकि इसमें भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ हद तक पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका वर्ल्ड हिस्ट्री से ही लिया गया है। जैसे देखिए इसका पहला चैप्टर जो है हमारे 10वां क्लास के इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की, तो यहां सबसे पहले टर्म आ रहा है यूरोप। आपको समझना है यूरोप का मतलब क्या है, और उसके बाद समझना है राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। तो चलिए समझाते हैं पहले यूरोप क्या है ये। तो देखिए पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे, पूरे दुनिया का, दैट मीन्स पूरे अर्थ का, इस पृथ्वी पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, टोटल 7 महादेश है। महादेश को ही हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, और इस 7 महादेशों में आप सबको पता होगा कि हमारा जो कंट्री है यानी भारत, वह एशिया महादेश में आता है। और इस 7 महादेशों में सबसे बड़ा एशिया महादेश ही है। और इसके अतिरिक्त और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप, मतलब 7 महादेश में एक महादेश यह भी है जिसका नाम है यूरोप। तो आप कह सकते हैं यूरोप एक महादेश है। और ये भी आप जान लीजिए कि यह पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का महादेशों में एक तरह से देखा जाए तो कुछ ऐसे मेजरमेंट्स होता है, कुछ ऐसे मापदंड होते हैं जिसमें काफ़ी डेवलप है। यह जो है यूरोप महादेश बहुत ही विकसित महादेश है। हालांकि आज के समय के अनुसार देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महादेश सबसे ज़्यादा डेवलप है। लेकिन हम लोग बात करेंगे 17वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी तक की, तो उस समय यूरोप कॉन्टिनेंट ही था जो सबसे अधिक डेवलप था। वहीं हुआ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ 20वीं शताब्दी में, यानी 20th सेंचुरी में। तो विश्व युद्ध होने के समय जब विश्व युद्ध हुआ तो यूरोपीय शक्ति जो है कमजोर पड़ने लगा, और उत्तरी अमेरिका का जो पावर था वह अधिक होने लगा। लेकिन 20वीं शताब्दी से पहले 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी जो है यूरोप महादेश का ही शताब्दी माना जाता है, क्योंकि उस समय यह विश्व का सबसे बड़ा शक्ति हुआ करता था यूरोप महादेश। अभी भी काफी शक्तिशाली है। अब देखिए यूरोप के बारे में आप समझ चुके हैं कि यूरोप दुनिया में 7 महादेश है, जिसमें एक कॉन्टिनेंट, एक महादेश यूरोप भी है। और ये पहले भी पावरफुल था, शक्तिशाली था, और आज भी पावरफुल है, आज भी शक्तिशाली है। और देखिए यूरोप के कुछ प्रमुख देशों की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। किसी भी महादेश में देखा जाए, जैसे एशिया महादेश में आप देखिएगा जिसमें भारत आता है, एशिया महादेश में केवल भारत ही नहीं है बल्कि भारत के अतिरिक्त और भी बहुत सारे देश है। अबाउट 50, लगभग 50 देश के आसपास में है एशिया महादेश में कंट्री की संख्या। लेकिन हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप के कुछ प्रमुख देशों की चर्चा हम करेंगे। और वैसे यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बताएंगे कि इस चैप्टर में जिन देशों का नाम आएगा, इस चैप्टर में जिन देशों के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हम उन देशों का नाम बताना चाह दे रहे हैं। तो देखिए यूरोप में बहुत सारा कंट्री है, जिसमें एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। और आपको बता दिए जो ऑस्ट्रिया देश है, इसमें एक और कंट्री पहले शामिल था जिसका नाम है हंगरी, लेकिन अभी ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों अलग अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। हंगरी की राजधानी अगर देखा जाए तो इसका राजधानी है बुडापेस्ट। आपको
और आगे बढ़ा जाए तो कुछ और भी कंट्री जिसमें हमें देखना, जैसे एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। ये यूरोप महादेश का ही एक देश है। फ्रांस की राजधानी होगा पेरिस। और वैसे रूस की अगर हम बात करेंगे, रशिया का, रूस का, तो देखिए रूस जो है ये दो महादेशों में, एशिया महादेश में भी स्थित है और यूरोप में, दोनों महादेश में पाया जाता है। लेकिन रूस का मैक्सिमम पार्ट एशिया महादेश में ही है, बट फिर भी इसको सामान्यतः यूरोपीय कंट्री माना जाता है, तो इसको भी हम इसमें शामिल कर दिए। और रूस का जो राजधानी है ये हुआ मॉस्को। अब इसके अतिरिक्त कुछ और देशों के बारे में हमें जानना है, जैसे जर्मनी हुआ, इटली हुआ, और आगे चलेंगे आप तो इसमें जानना होगा तुर्की की भी नाम आएगी ही, यूनान का नाम आएगा। तो ये सारा कंट्री जो है यह एशिया महादेश का, यूरोप महादेश के महत्वपूर्ण देश है, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। इसके अतिरिक्त आप ब्रिटेन का भी नाम देखेंगे इसमें। ब्रिटेन जो पहले तो काफ़ी शक्तिशाली था, सबसे अधिक शक्तिशाली यूरोप का कोई कंट्री हुआ करता था तो वो ब्रिटेन था। तो देखिए जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अगर इटली की राजधानी देखा जाए तो ये है रोम। तुर्की की राजधानी देखें तो ये है अंकारा। और यूनान की राजधानी अगर देखा जाए कमिंग। और फिर आगे चलिएगा तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। अब देखिए इसमें राजधानी से भी कभी कभी डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इन सब में अगर याद रखना आपको राजधानी का नाम, तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और ये इटली और जर्मनी की अधिक से अधिक याद रखना होगा तो रख सकते हैं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और इटली की राजधानी रोम। ये 10 क्लास के एग्जाम के पर्पज से चारों देशों की राजधानी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी राजधानी नहीं भी याद रहेगा तो कम चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब हम समझे कि यूरोप जो है एक महादेश का नाम है जिसके अंतर्गत ये सारे देश आते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में इन सारे देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, इसलिए इन सबको हम पहले बताएं और इसका ये सारे राजधानी है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि यूरोप का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हम आपको समझाएंगे दैट राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, तो आप इसको बढ़िया से समझेंगे। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी क्रिएट करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें इसके शाब्दिक अर्थ का, यानी इस राष्ट्रवाद शब्द को अगर अलग अलग खंड में विभाजित करके इस शब्द का मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय। अब यहाँ पे देखिए चेतना जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है भावना, एक विशेष प्रकार की फीलिंग जो राष्ट्र अपने देश के प्रति उत्पन्न हो रहा है उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय चेतना। और जब हमारे मन में राष्ट्रीय चेतना का उदय होने लगता है तो हम इसी को कहते हैं कि हमारे मन में राष्ट्रवादी भावनाएं अब आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना, अपने देश के प्रति किस प्रकार की थिंकिंग, अपने देश के प्रति कैसी भावना को हम राष्ट्रीय चेतना यहाँ पे कह रहे हैं। तो देखिए वैसी राष्ट्रीय चेतना जिसमें एक विशेष परिवेश में रहने वाले लोगों में जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यानी अगर हमारे मन में, अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ रही है, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है, यानी हम अपने देश के प्रति सोच रखते हैं, हम अपने देश के प्रति सकारात्मक सोचना शुरू कर दिए हैं, हमारे मन में राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत होना शुरू हो गई है, तो फिर हम आपस में राजनीतिक विभेद नहीं करेंगे, सामाजिक विभेद नहीं करेंगे, आर्थिक, सांस्कृतिक या मतलब अलग अलग धर्म के बीच में जो विभेद होता है, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के आधार पर जो लोगों में विभेद उत्पन्न होता है वो विभेद होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे मन में ये बात बना हुआ है कि भले ही हमारा धर्म, हमारा जाति, हमारा संप्रदाय अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा राष्ट्र एक है, हमारा देश एक है, हमारे राष्ट्र मतलब हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो चुका है। तो जब राष्ट्रीय चेतना हमारे अंदर होगा तो फिर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का एकीकरण होगा, यानी इस क्षेत्र में सभी लोगों में एकता की भावना उत्पन्न होगी, विभेद की भावना कभी उत्पन्न नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से आप राष्ट्रवाद को डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, और एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो।
अब देखिए इसके बाद दूसरे शब्द में आप राष्ट्रवाद को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व के राजनीति का प्रतिफल है जिसमें एक किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का आवाहक बनती है। तो राष्ट्रवाद को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो देखिए आपको ये यूरोप के कुछ प्रमुख देश और फिर राष्ट्रवाद के डेफिनेशन को उतार लेना है यहाँ से। अब आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं और आपको हम समझाते हैं दैट आप समझ चुके हैं यूरोप क्या है, फिर राष्ट्रवाद क्या है। अब आप जानेंगे कि यूरोप के लोगों में पहले राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, जिसके चलते यूरोप के कुछ जो देश थे उन देशों के साथ अच्छा नहीं हुआ, उन देशों पे दूसरे देशों का आक्रमण रहा, उन देशों के साथ अन्याय किया गया। बट जब धीरे धीरे उन देशों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई तो वो देश भी अपने अधिकारों को पहचानना शुरू किए और अपने देश की रक्षा करना शुरू किए। बट हमें जानना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का आखिर प्रसार कैसे शुरू हुआ, कैसे उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होना शुरू हुआ। और ये आपके एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारणों को बताएं। तो देखिए राष्ट्रवाद के उदय का सबसे पहला कारण है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, और फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 1789 का, यह राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण है। आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ था। आपको हम बता दें इसके बारे में, फ्रांस में 1789 ईस्वी से पहले वहां राजतंत्र था और वहां वुर्वो वंश का शासन चलता था। एक विशेष प्रकार का एम्पायर है, वंश है जिसका नाम है वुर्वो वंश, इसका शासन था और इसका जो शासक था उसका नाम था लुई 16। लुई 16वां जो है इसका शासक था और लुई 16वां काफी अयोग्य और निरंकुश शासक था। उसे जनता की सुख दुख की कोई चिंता ही नहीं रहती थी, जिसके चलते अब जनता इस शासक से और यहाँ जो राजतांत्रिक शासन प्रणाली था उससे जनता तंग आ गई थी और जनता आखिरकार यहाँ पे एक बड़ी क्रांति की, एक आंदोलन की और उस आंदोलन में फ्रांसीसी जनता को सफलता भी मिला। राजतंत्र का फ्रांस में अंत हुआ, बुर्बो वंश और इस शासक के गद्दी का अंत हुआ और वहां अब इन सबके जगह पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसके चलते फ्रांस को देखते हुए कि फ्रांस की स्थिति किस प्रकार परिवर्तित हुआ है, किस प्रकार कई शताब्दियों से चलती आ रही वहां की राजतांत्रिक और बुर्बो वंश का अंत हुआ है और उससे सीख लेते हुए अन्य देश के, मतलब यूरोप के अन्य देश भी, फ्रांस के अगल बगल के अन्य देश भी प्रेरित हुए कि हम भी अपने देश की समस्याओं को, जो भी राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, उससे हम जूझ सकते हैं और उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो फिर अपने देश के प्रति सकारात्मक विचार आना शुरू हुआ जब लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाना, इससे लोग प्रेरित हुए। तो देखिए सबसे पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ था, यह राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में प्रबल करने में काफी सहायक रहा। फिर इसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा होगा नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। एक बहुत ही महान व्यक्ति का नाम है ये नेपोलियन बोनापार्ट और इनका जो योगदान है यह राष्ट्रवाद की भावना में काफी अहम था। ये देखिए यूरोप के मतलब सभी देशों में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल करने का हर संभव प्रयास इन्होंने किया और आपको बता दें कि ये जगह जगह पर सभा लगाकर, सेमिनार लगाकर, जगह जगह पे सम्मेलन करके और लोगों को एकजुट करके लोगों को समझाते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे कि हम अपने देश के बारे में सोचना शुरू करें, हमारे देश की समस्याएं कैसे दूर होगी, इन सब के बारे में चर्चा करना ये शुरू किए। और इस उद्देश्य से जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये एक संस्था का भी गठन किए थे, जिस संस्था का नाम था जर्मन राइन राज्य संघ। ये नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी के थे, इसलिए इन्होंने गठन किया जर्मन राइन राज्य संघ का और यह एक विशेष प्रकार का यूनियन था, ऑर्गेनाइजेशन था और इस संघ में बहुत सारे लोगों को इन्होंने शामिल किया और बहुत सारे लोगों की सहायता से नेपोलियन बोनापार्ट जगह जगह पर अलग अलग देशों में सभा और सेमिनार वगैरह के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना मतलब जागरूक करने का प्रयास किया और इनका प्रयास भी काफी सराहनीय रहा। इनके प्रयास के कारण भी यूरोप के अलग अलग देशों में लोग जो है लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई और लोग अपने
देश की समस्याओं से लड़ने की लोगों में साहस उत्पन्न हुआ। तो आप ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति काफी इंपॉर्टेंट है और नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांस की जो राज क्रांति है, सबसे पहला फ्रांसीसी राजक्रांति कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1789 ईस्वी। और आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लिखे, तो ये 2 कारण जो आपको लिख लेना है। आइए आपको सिखाते हैं कैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के निम्नलिखित कारण थे। 1 नंबर फ्रांसीसी क्रांति, इसको डील करेंगे और लिखेंगे कि फ्रांस में 1789 ईस्वी में एक बड़ी क्रांति हुई जो वहां के राजतंत्र बुर्बो वंश का जो राजतंत्र था, राजतंत्र के विरुद्ध हुआ था। उस समय वहां का शासक लुई 16वां था और लुई 16वां काफी निरंकुश और निर्दयी शासक था, अयोग्य शासक था, जिसके विरुद्ध यह क्रांति किया गया। और फ्रांस की इस क्रांति में वहां की जनता को सफलता हासिल हुआ और वहां की जनता जो है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने में मतलब सफल हुए। और इस व्यवस्था को देखते हुए, इस बड़ी क्रांति की सफलता को देखते हुए वहाँ यूरोप के अन्य देशों के लोग भी जागरूक हुए और उनमें भी अपने देश के प्रति कुछ अच्छा करने की जो है इच्छा उत्पन्न हुई। और मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। फिर इसके बाद आप दूसरा लिखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, और यहाँ सबसे पहले लिखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना करके और उसकी सहायता से जगह जगह पर सभा और सेमिनार का आयोजन करके लोगों में राष्ट्रीयता के भावना का प्रसार किया। और इनके योगदानों के कारण यूरोप के बहुत सारे देशों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। लेकिन इसके बाद अब इसके विपरीत जाएंगे और कुछ अन्य चीज को समझेंगे। आप ध्यान देंगे और बढ़िया से समझेंगे। देखिए हुआ क्या, 1814 ईस्वी की बात है। 1814 ईस्वी ये जो समय है यह नेपोलियन के पतन का समय है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1814 ईस्वी में। और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ, अब वहां के लोगों में जो राष्ट्रवाद का भावना प्रबल हो रहा था, वह राष्ट्रवादी भावनाएं अब फिर से नीचे गिरना शुरू हो गई। और आप समझेंगे तो यूरोप में एक विशेष कंट्री है, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ये जो ऑस्ट्रिया कंट्री है, इसका जो चांसलर था, इसका जो प्रधानमंत्री था, उसका नाम था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। और मेटरनिक जो है, आपको हम ये भी बता दें मेटरनिक युग के बारे में। मेटरनिक युग माना जाता है 1815 से लेकर 1848 तक। इसका मतलब ये नहीं कि मेटरनिक का जन्म 1815 में हुआ था। 1848 और 1815 से 1848 का मतलब मेटरनिक का जो है किंगडम, उसका राज्य 1815 से 1848 तक चल पाया। अब देखिएगा यहाँ हुआ क्या कि जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का पतन 1814 में हुआ, यह जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, ये 1815 में ही एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका नाम था वियना सम्मेलन। और आप सबको पता है, हम पहले ही बता दिए थे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो वियना में एक सम्मेलन किया गया 1815 में, वियना सम्मेलन। इसमें ऑस्ट्रिया के साथ साथ यूरोप के और भी कुछ शक्तिशाली देशों ने भाग लिया था। लेकिन इस सम्मेलन का जो नेतृत्व होता है, इस सम्मेलन का जो मेजबानी जो किया वो था मेटरनिक, यानी वियना सम्मेलन का अध्यक्षता मेटरनिक के द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन के अंतर्गत जो है, इस सम्मेलन का 2 मुख्य उद्देश्य था। यह सम्मेलन क्यों हुआ हम आपको यह बता दें। सबसे पहला उद्देश्य था कि यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल होती जा रही हैं, यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है ये दिन प्रतिदिन अपने ऊंचाइयों पर पहुंचते जा रही है। इन राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, यह था वियना सम्मेलन का सबसे पहला उद्देश्य, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। अब देखिए ऐसा ऑस्ट्रिया क्यों चाह रहा था, मेटरनिक ऐसा क्यों चाह रहा था, यूरोप के शक्तिशाली देश ऐसा क्यों चाह रहे थे? क्योंकि यूरोप के जो भी शक्तिशाली देश थे, ऑस्ट्रिया भी काफी शक्तिशाली था। ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का और भी कुछ शक्तिशाली देश था जिसका
छोटे छोटे देशों पे कब्जा था, छोटे छोटे देशों को ये अपना गुलाम बना रखे थे, उसको अलग अलग खंडों में बांटकर उसको बांट लिए थे आपस में, जो यूरोप के शक्तिशाली देश थे। इसलिए यूरोप के शक्तिशाली देश चाह रहे थे कि यूरोप के सभी लोगों में राष्ट्रवादी भावना नहीं आए, क्योंकि जब यूरोप के सभी लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न होगा तो फिर वे लोग आंदोलन करना, क्रांति करना शुरू करेंगे और उसका परिणाम होगा, उसका नतीजा होगा कि हमें उन देशों को छोड़ना पड़ेगा, उन देशों पर से हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा जब वो क्रांति और युद्ध करना शुरू करेंगे। तो यही रीजन था कि मेटरनिक, ऑस्ट्रिया और जो भी यूरोप के शक्तिशाली देश थे, ये चाहते थे कि वहां राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाया जाए, वहां राष्ट्रवादी भावनाओं को ज्यादा उग्र, ज्यादा प्रबल नहीं होने दिया जाए। तो इसका सबसे पहला पर्पस ये था। और दूसरा उद्देश्य था फ्रांस में पुरातन व्यवस्था अपनाना, फ्रांस में फिर से पुरातन व्यवस्था को अपनाना। अब समझिएगा, फ्रांस में हम पहले ही बताया कि 1789 में जो क्रांति हुआ, इस क्रांति के बाद वहां राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र अपनाया गया। लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ कुछ और देशों ने मिलकर वियना सम्मेलन किया और इस सम्मेलन का यह भी एक पर्पस था कि फ्रांस में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया है उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उससे लोग बहुत प्रेरित हो रहे हैं, लोग बहुत मोटिवेट हो रहे हैं और वहां फिर से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाया जाए, लागू किया जाए। और वो हुआ भी। फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत जो है वहां लोकतंत्र को समाप्त करके वहां फिर से राजतंत्र अपनाया गया, वहां फिर से वुर्बो वंश को जो है गद्दी सौंपा गया। लेकिन आप इसको लिख लेंगे, इस चीज को भी जो अभी हम समझाएं, इसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले नीचे पॉइंट बना के ऐसे लिखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन 1814 में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे दैट मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था और 1815 से 1848 को मेटरनिक युग माना जाता है। आगे हम आपको समझाएंगे कि क्यों 1815 से 1848 तक मेटरनिक युग माना जाता है। बट नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यह 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन किया, यानी वियना सम्मेलन का मेजबानी यही कर रहा था। और वियना सम्मेलन के निम्नलिखित दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या है? यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, और दूसरा उद्देश्य था फ्रांस में पुनः पुरातन व्यवस्था को अपनाना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांतियों के बारे में।